आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तब्दीली की बड़ी बातें की जाती थीं, बड़े दावे बुलंद किए जाते थे। जो तब्दीली लाने चला था उसने क्या गुल खिलाए वो तो सभी ने देख लिया, लेकिन इस दौरान एक और तब्दीली जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी को भी तवक्को न थी, वो तब्दीली आ गई। सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया। सोशल मीडिया ने लोगों को, उनके गैज़ व गज़ब को, उनके जज्बात व एहसासात को एक नया रंग और यूँ समझिए कि ज़ुबान दे दी है। अब वो तमाम लोग जो मसीहाए कराम होने के दावेदार थे, वो तमाम लोग जिनके दिलों में जमहूर का बल्कि जमहूरियत का दर्द हुआ करता था, जमहूर जाए जहन्नम में उनकी बला से उन्हें कोई फ़िक्र नहीं हुआ करती थी, अब वो तमाम लोग बौलाए बौलाए फिर रहे हैं। ऐसे कुछ वाक़यात पिछले दिनों में देखने के लिए मिले कि पिछले 70 सालों में तो इस किस्म की कोई नज़ीर हमारे सामने मौजूद नहीं है। एक एक करके वो वाक़यात आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सोशल मीडिया ने खुर्शीद शाह साहब को बेबस दिखाया है। खुर्शीद शाह साहब सिंध में, उस सिंध में जिसे उनकी जमात ने यूरोप का दर्जा दे दिया था, खुर्शीद शाह साहब ने अपने हलक़े में लोगों को जब वो ल्यूर कर रहे थे वोट मांगने के लिए, कुछ इस किस्म की ये जो आपके सामने वीडियो मौजूद है उनके सामने अवाम के सवालात ने उनकी ऐसी हालत कर दी, आखिरकार उनको यही सवाल पूछना पड़ गया कि भाई क्या सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट अपलोड करोगे। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, जो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं समझ पाए बेचारे पूरे अरसे में, उन्हें अपने हलक़े में जब वो वोट मांगने के लिए गए तो उन्हें मुर्दाबाद के नारे तक सुनने पड़े। मेरा ख़्याल है ये सारी एपिसोड्स वो हैं कि जो इन तमाम लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं कि इन्होंने अपने अपने दौर में जो तोप चलाए हैं, जो तीर चलाए हैं, मेरा ख्याल है अब इन्हें पता चल रहा होगा कि इन्होंने अवाम की कितनी इन्वर्टेड कॉमाज में खिदमत की है। फिर मुराद अली शाह साहब, सिंध के साबिक़ वज़ीर आला, उनको अपने आबाई हलक़े में बल्कि यूँ कह लीजिए कि अपनी ही कछार में अपने वोटर्स की जो है नाराज़गी सहनी पड़ गई। उसके बाद फिर मीडिया के कुछ कैमरों से भी उनकी छेड़छाड़ जो है वो उनको महंगी पड़ी, उसकी वजाहत उन्हें देनी पड़ी। ये सब क्या है? ये तब्दीली का नविश्ता है जो इस वक्त हम सुन रहे हैं या कुछ और? इसके अलावा वो जो तब्दीली लाने चले थे और इतनी तब्दीली ले आए कि अब लोगों को तब्दीली के नाम से नफ़रत हो गई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले देखिए आरिफ अलवी साहब, डिफेंस और क्लिफ्टन के अवाम को इन्होंने अपनी खिदमात से इतना मुतासिर किया है कि जिसकी इंतहा नहीं। डिफेंस और क्लिफ्टन में तो ये ढूंढे से भी नहीं मिलते, भूले से अगर कभी किसी वक्त किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में दिखाई दे दें, लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ की गारंटी है, पिछले 5 सालों में इनकी गर्दन में इतना सरिया था कि ये चुनिंदा एंकर्स के प्रोग्रामों में दिखाई दिया करते थे, और हम जैसे एंकर्स की तो खैर इनके सामने बिसात ही क्या थी, उनको तो ये घास ही नहीं डालते थे। इस्लामाबाद बेस्ड एंकर्स, और वो भी कुछ 3-4 नाम, उसके अलावा ये किसी प्रोग्राम को लिफ्ट नहीं दिया करते थे। खुर्रम शेर ज़मान साहब के साथ जो कुछ हुआ, बहरहाल वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्लांटेड था। अगर ऐसा था भी तो आई डोंट केयर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली ये एपिसोड हुई थी जमाल लगारी साहब के साथ। जमाल लगारी साहब जो हैं वो ओपनिंग बैट्समैन थे इस तब्दीली की लहर के आगे। उनको दिन में तारे नज़र आए थे अपने वोटर्स के हाथों, खिजालत मिटाने की कोशिश करते हुए। उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया पे दिखाई दिए। सिकंदर बूसन साहब, उनकी गाड़ी को घेर करके आवाम ने नजराना अक़ीदत पेश किया, उनकी शानदार इन्वर्टेड कॉमाज में कारकर्दगी पर उनका एहतसाब किया, और यहाँ तक नौबत आई कि उनके चमचे को आवाम को ये बताना पड़ा कि शाह साहब या हाजी साहब या वॉटेवर साहब की तबीयत नासाज है, खुदारा रहम करो। उसके बाद उन्हें अपनी जान बचा करके वहाँ से फ़रार होना पड़ा, और उसके बाद ये मामला यहीं तक नहीं रुका। पीटीआई का वो टिकट, ये खैर से तीसरी पार्टी थी जो ये बदलने चले थे इंतखाब से पहले, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि ये इस टिकट से महरूम हो गए। पीटीआई को तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अवामी गैज़ व गज़ब के सामने किसकी चलिए, जो पीटीआई की चलती। इसके अलावा कराची के एक ठेकेदार महाजिरों के सुर्खील 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमकर अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाले, अल्ताफ़ भाई से पजामा मस्तार लेकर के लीडरी चमकाने वाले, और मेरे प्रोग्राम से मुसलसल दागे मफारकत देने वाले, मुझ जैसे छोटे से एंकर से घबराने वाले फैसल सब्जवारी, ब्रैकेट में लिख लें तोप, इनको एक खातून ने ज़मीन चटा दी। ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इनको एक खातून जो है वो भारी पड़ गई। ये एक साबिक़ कारकुन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है की बहन थी, बता रही थी। सेक्टर और वॉटेवर भी इन्होंने अपने वीडियो में बताया है।
जिक्र किया इन्होंने उन तमाम बेरुखियों का जो MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसे कहा जाता है कि गरीबों की, मिडिल क्लासियों की वो सियासी जमात है, उनके मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की पोल भी इन्होंने खोली है। इसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनी बेगम की बीमारी के हवाले से रिपोर्टर से लंदन में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। इसी असना में अखबार नवीसों को एक नाखुशगवार मंजर देखना पड़ा। वो इसहाक डार वाली वीडियो तो चला दो भाई, मियाँ साहब को तो हम सब जानते हैं। वो इसहाक डार जो चंपत होने की कोशिश कर रहे थे और कैमरे ने उनका पीछा किया था। ये देखिए, ये है वो नादिर व नायाब वीडियो। मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब को ये पता नहीं था कि बाहर इस वक्त इतना जम गफ़ीर होगा। उन्होंने अपने तौर पर अपनी इस पुरस्कार बीमारी के साथ बाहर का सफ़र किया। कैमरामैन ने इनकी तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही इन्हें ख़तरे का एहसास हुआ, इन्होंने फ़ौरन मुड़कर, चूँकि लंदन है, ज़ाहिर है कि वहाँ प्रोटोकॉल्स का, नॉर्म्स का ख्याल करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कैमरामैन से दरख्वास्त की कि खुदारा मेरी जान छोड़ो, जा कर के जो बातें मियाँ साहब कर रहे हैं वो सुन लो। अब ये देखना है कि ये मफरूर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, जिनकी सेनेट की रुकनीत, ये बिस्तर मर्ग पे, मर्ग ही कहूँगा मैं, बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ ये दुनिया का पहला आदमी है जिसने सेनेट की मेंबरशिप ले ली थी। ये है पाकिस्तानी जमहूरियत। इनके सामने, इनके घर के बाहर ही इजराइल बैठे रहते हैं, लेकिन उस इजराइल अलैहिस्सलाम ने इनको यहाँ लंदन में मटरगश्त करने से नहीं रोका। मेरा ख्याल है ये भी जमहूरियत के फ़ुयूज़ व बरक़ात हैं जो हम लोग समेट रहे हैं। अब ये देखना है कि अवाम का जो गैज़ व गज़ब है, ये आगे आने वाले दिनों में और कितनों को दिन में तारे दिखाएगा। अवाम का जो ये सैलाब है, अवामी जज्बात और एहसासात का ये सैलाब है, ये आगे जा कर के और क्या क्या कारनामे करेगा, कितनों का शिकार होना अभी बाकी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनमें से कुछ चीज़ें पेड हैं। हो भी सकता है, पाकिस्तान है जी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ 10% बातें भी सच्ची हैं, तो भी मुझे लगता है कि हम जैसे कुछ 1, 2, 4 छोटे किसी गिनती में ना आने वाले एंकरान कराम की कुछ कोशिशें जो हैं वो शायद बराबर साबित होने लगी हैं। लोगों में कम से कम अब सवाल पूछने का जज्बा आया है। वो लोग जो कभी MNA और MPA को देखकर दुबक जाया करते थे, कम से कम इतना तो हुआ। मैं हमेशा मैं प्राइवेट महफ़िलों में, अपनी निजी महफ़िल में, अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने लोगों से हमेशा मैं यही कहता था कि आप मुझसे क्यों शिकवा करते हैं कि मैंने किसी का इस्तेकाक मजरू किया। एक इस्तेकाक हमेशा किसी MNA और MPA का क्यों होता है, एक आम आदमी का इस्तेकाक क्यों नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि परवरदिगार ने मुझे इसी ज़िंदगी में ये दिन भी दिखाया कि अब अवाम लीडरान कराम का, उन लीडरान कराम का जो अवाम की, जमहूर की मज़ार पे खड़े होकर जमहूरियत की बांसुरी बजाने से नहीं थकते, अवाम अब उनका इस्तेहकाक मजरू करने पर उतर आए हैं। अवाम उनके गिरबानों तक पहुंचने लगे हैं और अवाम अब सवाल पूछने लगे हैं कि अपने डिलीवरेबल्स को आपने इंश्योर किस हद तक किया। ये है वो सवाल जिसका जवाब आइंदा आने वाले दिनों में, यार इनको तो हटाओ फैसल सब्ज़वारी को, जिसका जवाब आने वाले दिनों में अवाम ने देना है, वक्त ने देना है, लीडरान कराम ने देना है। उनको ये सोचना है कि इस मरतबा भी अगर उन्होंने खाली खुली दावे किए, बुलंदोबांग नारे दिए, पब्लिक को टाइम पास की सियासत करने की कोशिश की, तो अगले इलेक्शन में वो कहाँ होंगे। इसी एक सोच के साथ यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आऊँगा तो अपने मेहमानों का ताल्लुक़, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आजिज़ धामरा साहब और सलीम ज़िया साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आजिज़ धामरा साहब और सलीम ज़िया साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आजिज़ धामरा साहब के पास जाऊंगा। आजिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, ये मुझे बताइए, सोशल मीडिया की मिदहत में मैंने अभी जो इतने अरसे लंतरानियाँ गाई हैं, पहले सेगमेंट में पता नहीं आप सुन पाए या नहीं, मैंने एक इनकलाब की, एक तब्दीली का पेश खेमा अपने तौर पर बताया। पता नहीं किस हद तक मैं दुरुस्त हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात है, जो रोटी कपड़ा मकान का मंशूर लेकर के उठी थी और एक मरतबा फिर एक नए मंशूर के साथ आप मैदान अमल में उतरना ही चाहते हैं,
सर आपके ख्याल में ये जो हरकत व सकनात हो रही हैं, ये मुराद अली शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ, खुर्शीद शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ, या दीगर और लीडरान कराम के साथ ये सब जो एपिसोड्स हो रही हैं, आपके ख्याल में ये क्या दुश्मनों की साजिश है, अमेरिका की हरकत है, या वाकई ये उन हरकतों का खुमियाजा है जो हमारे सियासतदानों ने, उनके झूठे दावों ने आवाम को इस हद तक जो है वो रंजीदा कर दिया है कि अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, आपने जो सोशल मीडिया की बात की जा रही है, मैं भी देख रहा हूँ और पूरी कौम देख रही है। ये जब इलेक्शन आती है तो इस तरह के वाक़यात पहले भी होते थे और लोग कहीं ना कहीं सवाल करते थे, पूछ करते थे, मगर अब क्योंकि मीडिया एक गुरूम हो चुका और सोशल मीडिया के तौर पर अब हर आदमी जो है वो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, उसके हाथ में कलम के बजाय एक मोबाइल फ़ोन है और वो जो वहाँ के वाक़यात है उनको वो कैच करते हैं और फिर वो ऑन एयर हो जाता है फेसबुक पे और ट्विटर पे तमाम। देखिए इस तरह की सिचुएशन पहले भी होती थी, मगर पहले रिपोर्ट नहीं होती थी, अब चीज़ें सेकंड्स में वो रिपोर्ट हो रही हैं। अगर मैं अपने हलके के अवाम से मुसलसल इस तरह की बातें करूँगा और मुड़ के उनकी तरफ जब नहीं देखूंगा तो ये एक रिएक्शन है पब्लिक की तरफ से, मगर कहीं तो कहीं आप तो ये सेकंड कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता खुर्शीद शाह साहब या मुराद अली शाह साहब की तरफ से इस तरह का कुछ हुआ था, अब पब्लिक इग्नोरेंस थी, इस वजह से उनको ये सब कुछ दिन देखना पड़े? मेरी अगली बात आरफीन, मेरी अगली बात आप नहीं सुन सके, वो मौका नहीं दिया आपने। कहीं कहीं तो रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि उसूल और आदाब के मुताबिक आप अपने नुमाइंदों से सवाल और जवाब कर दें, मगर आपको ये कतन इख्तियार नहीं कि आप किसी की बेइज्जती कर दें और फिर आप उसको सोचा। और जहाँ तक मुराद अली शाह साहब के वो वाक़े को, मेरे ख्याल में वो सिर्फ चीज़ वो चली है जहाँ पर वो बात कर रहे हैं, उनका ये था कि बेडरूम के सामने कोई आदमी, अगर उनकी मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, मगर आप भी ये किसी को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आपके घर के दरवाजे पे आके कोई चीज़ रिपोर्ट करे और उसको ऑन एयर कर दे, तो कहीं ना कहीं इखलाकी इक़दार अगर आवाम को इख्तियार है तो वहाँ पर कोई कंडीशंस भी हैं। अपने मसाइल पर बात करने का पूरा राइट है और यही डेमोक्रेसी है ना। भुट्टो साहब ने यही एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि आप अपने मसाइल पे बात करें, उसूलन की बुनियादों पर बात करें, और अब लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर फिर एक नए मैनिफेस्टो के साथ आए हैं। देखें, वो जब भुट्टो साहब ने एक रोटी कपड़ा और मकान का जो मैनिफेस्टो दिया था उस पर अमल भी करके दिखाया। अब ये एक हमारे ऊपर तनकीद तंजिया होती है कि रोटी कपड़ा मकान का, आरफीन ये मकसद नहीं है कि किसी को 1 लाख का मकान बना के दो, 4 जोड़े कपड़े के दे के और 1 बोरी गंदम की घर पे दे दो तो रोटी कपड़ा मकान है। पहली मर्तबा भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड अडॉप्ट करवाया, उसके थ्रू पासपोर्ट बना और उसके थ्रू ओवरसीज पाकिस्तान के उन्होंने सैकड़ों पाकिस्तानियों को सलीम ज़िया साहब को कतई कलामी माफ में सलीम ज़िया साहब बाहर भेजा, शरीक करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। ओवरसीज के थ्रू पाकिस्तान भी चल रहा है और उनकी फैमिलीज भी चल रही हैं। आपकी इजाजत से सलीम ज़िया साहब की तरफ जाऊंगा। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम ज़िया साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ उनके आबाई हल्के में जो कुछ हुआ, आपके ख्याल में ये किसकी साजिश थी, अमेरिका की, इसराइल की, या किसी और क़ुव्वत की? और वहाँ जाकर जो उन्होंने उज़्र तराशा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो सिक्योरिटी मसाइल की वजह से हल्के में आना जाना ना हुआ, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी मुर्दाबाद के नारे भी फ़ज़ाओं में गूंजे। सर ये अगर अपनी अप्रोच को दौरान इक़्तिदार ही दुरुस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में नहीं इन सब चीज़ों से आदमी अवॉइड कर सकता है? नूरुल आरफीन साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनको यकीनी तौर पर अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो एरिया के लोग हैं, उनका ध्यान भी रखना चाहिए, उनके मामलात, उनके जो मसले मसाइल उनको हल भी करना चाहिए, उनको टाइम भी देना चाहिए, और ये यकीनी तौर पर उनको करना चाहिए कि वहाँ लोग अगर कोई मामला आ गया है, कोई मसला आ गया तो उसको हल भी करें पूरी तरह। ये अपनी जगह पर बात बिल्कुल, और इलेक्शन होते इसीलिए हैं, जमहूरियत का निज़ाम भी यही है कि जो लोग मुंतखब हों उनका उन पर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने हल्के के काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन का वक्त हो तो सबसे बेहतरीन तरीका किसी को नीचे दिखाने का, किसी से बदला, सियासी तौर पर बदला लेने का, अगर किसी MNA MPA ने काम नहीं किया हुआ है, काउंसलर ने काम नहीं किया हुआ है,
तो उसका सबसे बेहतरीन और जमहूरी अमल तरीका यह है कि उसको आप इलेक्शन में वोट ना दें, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं होती। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, 30-35 साल हो गए इन कामों में, तो मेरा तजुर्बा यह है कि इसके बजाय हाथापाई करने के बजाय, नारेबाजी करने के बजाय या उन पर और कोई तहमत लगाने के बजाय जब वो इलाके में आए तो उसके बजाय बेहतरीन तरीका ये है कि उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कोई किसी भी पार्टी का हो, हमारी हो, XYZ किसी पार्टी का हो, अगर उसने काम नहीं किया हुआ है और इलाके में वो नहीं आता रहा है और तवज्जो नहीं दी है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका ये है कि सारे इकट्ठे हों और मुतहद होकर ये इस बात को यकीन बनाएं कि उसको मुंतखब ना होने दें। इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर उसकी कोई इंतहा नहीं होती, फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपस में मार कुटाई भी हो सकती है, 2-3 ग्रुप्स आपस में लड़ सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है, ज़ख्मी लोग हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं तो उसकी कभी भी ऐसी चीज़ की तायद नहीं करूँगा। हाँ, मैंने जैसे कहा, मैं दोहरा देता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने काम नहीं किया तो उसके ख़िलाफ़ इलाके के लोगों को पूरा हक़ है कि वो मुतहद होकर वो उसकी मुखालफत करें और उसको इलेक्ट ना होने दें। गॉट योर पॉइंट। धामरा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, यहाँ दख्तर जरदारी का एक बयान मेरे पास मौजूद है। फरमाती हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी, अगली बारी फिर जरदारी, और कई खबरें हैं रोज़ाना अखबारात में छप रही हैं कि लोगों ने पीपल्स पार्टी के टिकट लेने से इनकार कर दिए। कभी जरदारी साहब किसी को मनाने के लिए जा रहे हैं, वो नहीं मान रहा, कभी बिलावल भुट्टो साहब को भेजा जा रहा है, वो मान के नहीं दे रहा। सर, इस एक सूरत में अगली बारी फिर जरदारी कैसे हो पाएगा? देखें आरफीन साहब, अभी जो हम डिबेट कर रहे हैं कि किसी नुमाइंदों के साथ, आपने अभी नाम भी लिए पीपल्स पार्टी के दो, मुराद अली शाह साहब और खुर्शीद शाह साहब। देखें, अगर हम गैर अखलाकी इन जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको अगर हम प्रोजेक्शन देंगे और वाह वाह करेंगे तो मेरे ख्याल में ये हम एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश होगी कल, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी के या किसी भी पार्टी के मुखालफीन के पास वो एक मोर्चा है जिसको वो इस्तेमाल करके रिपोर्ट करके दे दे। कल अगर किसी पार्टी ने किसी मुखालिफ पार्टी के लिए ये महसूस किया कि ये उन्हीं के कारकुनान हैं या उन्हीं की लोगों की वजह से ये हुआ है, तो फिर अगली जो इलेक्शन कैंपेन का दिन है किसी और पार्टी का होगा और वो मुतासिर पार्टी के कारकुन फिर इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको ये बात तो आपकी यहाँ तक मैं दुरुस्त मानता हूँ सर, लेकिन एक बात को तो आप अग्री करेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर पब्लिक में अब सवाल पूछने का जिगरा पैदा हो रहा है जो आज से पहले 70 सालों में कभी नहीं था, लोगों की टांगें कांपने लगती थी एमपी और एमएनए को देख हुआ था, नूर आलफीन होता था। मैं थर्ड जनरेशन से पावर पॉलिटिक्स के देखता हुआ आया हूं। मैं पीपल्स पार्टी का थर्ड जनरेशन का कारकुन हूं। अब मैं खुद भी इलेक्शन लड़ता हूं। इस तरह के सवाल और जवाब इससे ज्यादा होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज किसी को थप्पड़ मार दिया और वो आपने वीडियो बना ली और फेसबुक पे रख दी। इस तरह तो मेरे ख्याल में कोई मुखालिफ एक दूसरे के फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़े हो जाएंगे अगर हमने इस चीज को सही समझा। मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है, आप वोट ना दें, बिल्कुल वोट ना दें, और सोशल बाइकाट करें इलाके में उस उम्मीदवार का, ताकि उसको पता पड़े कि मुझे वोट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगली बारी फिर जरदारी, अगर बीबी बख्तार भुट्टो ने ये कहा है कि अगली बारी फिर जरदारी, तो ये एक स्लोगन है, ये इसके पे पाबंदी नहीं हो सकती, ना इख्तिलाफ हो सकता है। और आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से टिकटें वापस की जा रही हैं, तो मेरे भाई सिंध में जो इख्तिलाफ है ये इसी बात पे तो है कि एक एक हल्के में 4-4, 8-8, 10-10 नोटेबल हैं जो पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए हैं, और उनको टिकट नहीं मिलती तो वो पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी हल्के से पीपल्स पार्टी की टिकट उनकी कामयाबी की जमानत बन सकती है। तो हमारे यहाँ तो ये इख्तिलाफ है कि हमें टिकट दो। और आपने देखा कि सिंध में इस तरह के इख्तिलाफात भी पैदा होते हैं और हमारे साथ राजी भी होते हैं। शबीर बिजारानी साहब आपके सामने हैं कि उन्होंने अगर पार्टी से इख्तिलाफ किया तो जीडीए की क़यादत पहुंच गई, उस बेचारे के साथ फोटेज भी हुए, मगर उन्होंने रियलाइज कराया और वो इस्लामाबाद खुद तशरीफ लेके आए और अपनी क़यादत से मिले, और आज आपने देखा कि वो पीपल्स पार्टी के एक रुकन के तौर पर हैं। एक पार्टी अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल टिकटें नहीं लेने वाला उससे, तो पाकिस्तान में वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसका एक रुकन इंडिपेंडेंट जीत चुका है, जिसके नोटिफिकेशन भी आया है, वो पीपल्स पार्टी है। दुरुस्त है सर। सलीम ज़िया साहब, 1 मिनट का वक्त है, उसके बाद फिर मुझे वक्फे के लिए जाना है। सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब का एक चश्मकुशा बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं पानी के मामले पर
लीगी हुकूमत ने काम नहीं किया और नीचे लिखा है वोट को इज्जत दो। ये तो अजीब सी बात हो गई, ये तो लतीफ़ा है। वोट को इज्जत दो, वोटर पानी मांग रहा है, उसको पानी नहीं दे रहे और कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। और उसके बावजूद कि जब पानी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो पानी न देने वाले फिर दोबारा मैदान अमल में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए दोबारा हाजिर हैं। कैसा लगता है सर ये लतीफ़ा? अभी आप 1 मिनट के बाद बात करेंगे, अभी जवाब सारे चलें सर, अब आप कहते हैं तो मैं 1 मिनट के बाद आता हूं। यहाँ फिर एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे। सलीम ज़िया साहब से वापस आकर के दरियाफ्त करेंगे पानी जो इस वक्त का सबसे अहम तरीन मसला है, उस पर नून लीग की हुकूमत ने बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के क्यों काम नहीं किया और उसके बावजूद भी क्यों उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एक मरतबा फिर पब्लिक एतबार करे। मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सर मेरा सवाल तो आपको याद ही होगा, पानी से मुताल्लिक था, ख्वाजा आसिफ साहब से मुताल्लिक था। अपना जवाब इनायत करेंगे सलीम ज़िया साहब? जी जी, सही सूरत हाल ये है कि यकीनी तौर पर पानी की किल्लत पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी इस वक्त एशिया के अंदर और पूरी दुनिया में इस वक्त पानी की किल्लत पैदा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर बहुत सारे ममालिक में जो तनाज़ात होंगे वो पानी के ऊपर ही होंगे। हमारे इस वक्त पानी की पोजीशन ये है कि इस वक्त शदीद किल्लत भी है। कृष्ण गंगा डैम जब से बॉर्डर पे बनाया है इंडिया ने, तब से पाकिस्तान को और ज़्यादा शदीद किल्लत उस पानी की हो गई है। और ज़रूरत इस बात की है कि छोटे छोटे डैम्स, क्योंकि बड़े डैम्स पर तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तनाज़ा हो जाता है, छोटे डैम्स बनाने शुरू हो गए हैं और बनने चाहिए। छोटे इसका इलाज यही है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं। सर कौन कौन से छोटे छोटे डैम हम बना चुके हैं पिछले 5 साल दौर में? उनके नाम को ख़ास नहीं है, लेकिन वो इलाकाई तौर पर बनाए गए हैं। जैसे बलूचिस्तान में बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर भी छोटे छोटे डैम्स बनाने की एक इब्तिदा हुई है और उसका इलाज यही है, क्योंकि जैसे कालाबाग डैम का नाम आता है वो एकदम कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जबकि तयशुदा मामला है कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा जब तक उस पर कंसेंसस नहीं होगा। इसी तरह मैं समझता हूँ भाषा डैम है, भाषा डैम पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। भाषा डैम इस वक्त हमारा मेजर इस वक्त डैम है और वो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान। सर आपने इंशाल्लाह कह के भाषा डैम को अल्लाह मियाँ के हवाले कर दिया। इंसानों ने ही बनाया है ना, हमारी जमहूरी हुकूमतों ने तो मेट्रो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें बनाने में और ये पुल बनाने में ये सब अपना वक्त बर्बाद किया है। मतलब मैं बर्बाद उस सेंस में नहीं कह रहा, आप नाराज मत हो जाइएगा, लेकिन पानी को प्रायोरिटी नहीं दी हम लोगों ने। ये भी जरूरी थी, हाँ डैम्स भी जरूरी हैं और डैम्स पे भी काम होना चाहिए। डैम्स पे काम हो भी रहा है और मैंने बताया कि जैसे भाषा डैम पर बहुत सारा काम हो चुका है। इसी तरह जो हमारा नीलम जेलम, लेकिन उसके बावजूद भी जो बात आप इरशाद फरमा रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं वो है सिंगल डबल रन। वहाँ मोदी सरकार ने अगर छक्का लगा दिया तो हम बैठ करके यहाँ सिंगल डबल से क्या कर लेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं देखें, ये सिंगल डबल की बात नहीं है। हमने भी मतलब हमारी भी हुकूमत ने या हमारी अफवाज पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, हम भी एक हद तक उसको बर्दाश्त करेंगे और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर दूसरे चैनल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है जो पानी की किल्लत है, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। दुरुस्त है, गॉट योर पॉइंट। आजिज धामरा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने हैरान कर दिया है पिछले दिनों सब लोगों को, जितने लोगों से मैं मिला हूँ। अब आप मुझे परेशान कर दिए ये बता के, जरदारी साहब फरमाते हैं चीन से $500 मिलियन ग्रांट लेकर सड़कें बनाई। सर ये कौन कौन से इलाके में बनाई गई हैं और इन सड़कों की कुल तादाद क्या है और $500 मिलियन में से कितने रुपए या कितने टके बचे हैं? आरफीन, अगर हम रियलिटी से थोड़ा तबसरा करेंगे, तनकीद करना आपका राइट है और तनकीदी जुमले कहना भी आपका राइट है क्योंकि आप एंकर हैं। पहली बात तो जो जमहूरी हुकूमतें जिसको ताने बानी कुछ ज़्यादा दिए जाते हैं, उसमें 58(2)(b भी एक शिक थी जो जमहूरी हुकूमतों के ऊपर तरवार लटक रही थी। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा मगर थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा।
उसके बाद जो जमहूरी हुकूमतें, जिसको एक ही शख्स जुम्बश कलम से घर भेज देता था, जमहूरी हुकूमत के वो जो प्लान, वो जो मेगा प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटियाँ, जो एडीपी में वो स्कीमें रखते थे, वो जब 18 महीने की आप जमहूरी हुकूमतों के टाइम ज़रा उनको भी अपने प्रोग्रामों का मौजू बनाएं। बिल्कुल कि ठीक एक कह रहे हैं जमहूरी हुकूमत और जो पॉलिटिशियन जिनके साथ आप कह रहे हैं कि आपके साथ इतने मसाइल होते हैं जो नुमाइंदों के सोशल मीडिया में, वो जब अपने इलाकों के मेगा प्रोजेक्ट जो वायदा करके लोगों से आते थे, वो 18 महीने की हुकूमत में घर चले जाते थे और जाके फिर जब अवाम की अदालत में जाते थे तो इस तरह की सूरत हाल है जिसका अभी आप पहले जिक्र कर चुके। उसके बाद 18वीं तरमीम 2010 में, हम मानते हैं कि 2008 में गवर्नमेंट आई, 2010 में 18th अमेंडमेंट में आपने अपने पावर डेडिकेट किए पार्लियामेंट को, और जो पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे थे अवाम के, उसको स्ट्रेंथन किया, उसको पावरफुल किया, और वो शख्स था आसिफ अली जरदारी। उसके बाद पाक ईरान जो पाइपलाइन गैस की थी, गुंजाइश रियलिटी थी, और उसकी हुकूमत के बाद उसको नहीं जो आप कह रहे बताऊं ना कारनामे, जनाब मन हुजूर वाला, मेरी कारनामे बताऊं ना, मेरी गुजारिश तो आप सुन लीजिए। मैं कब खुदा ना खास्ता मैं गुनाहगार होना चाहता हूं ये कह के कि आपने कोई काम नहीं किया। सर मैं तो मानता हूं, मैं और मेरी 1400 अगली नस्लें और पिछली 2800 नस्लें सब मानती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मेरा सवाल ये है कि वो $500 मिलियन से जो ग्रांट लेकर हमने सड़कें बनाई हैं, वो मुल्क के कौन से हिस्सों में है? पूरा जवाब सुनने के लिए आरफीन तैयार ही नहीं है ना। इशू ये है कि जब पॉलिटिशियन अपनी कारकर्दगी बताते तो वहां कोई फुल स्टॉप आ जाता है या कोई बैरियर आ जाता है। अब मुझे आपसे इख्तिलाफ नहीं है इस बात से, क्योंकि आपका राइट है, आपका राइट है, मगर मेरा राइट भी मुझे मिलना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिसका नाम बहुत तनकीद की जिद में चलता है, जब मैं उसकी काविशें बताना शुरू करता हूं तो आप मुझे छोड़ दें। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो कौम को फैसला करने दें कि वो देखे कि मेरे पास कुछ कहने के है नहीं और मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब मैं इसलिए कहता हूं कि कारनामे इतने हैं कि जब मैं बताऊं तो मुझे रोका ना जाए। तो मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं जब ईरान और गैस पाइपलाइन की बात करता हूं तो मुझे कहने दीजिएगा कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में था। जब मैं ईरान के सीपे की बात करूं तो मुझे कहने दीजिए कि 2013 के अंदर, जून के अंदर 20 दिन की गवर्नमेंट आने वाली क्लेम करती है कि सीपे को उसने करवाया। 3 साल से आसिफ अली जरदारी साहब की जो काविशें थी, अभी चाइना के सफीर ने क्या कहा, हम तो क्रेडिट नहीं लेते। उसके बाद जो सड़कों की बात है ना, आए मैं पूरे सूबे में अपने आप को, सर आप यकीन जानिए, मैं बिल्कुल आपको रोकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। आप यकीन जानिए, मैं अल्लाह जानता है, ये मेरा प्रोड्यूसर है जो मुझे मुसलसल तंग कर रहा है कि मैं आपकी बात को काटूं, क्योंकि मेरे पास ये प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया। कराची से प्लीज आप फील मत कीजिएगा। मैं सलीम ज़िया साहब के पास जाऊंगा और फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। सलीम ज़िया साहब, 3 साल के अंदर कराची के हर घर में पानी, 6 माह में कचरा साफ, डिटेल बताऊंगा। कराची को पेरिस बना देने के दावे एक बार फिर बुलंद किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। मुख्तसरन बताइएगा सर, 6 महीने में बिजली ना लाया तो मेरा नाम फलां रख देना, 2 साल में बिजली ना लाया तो मेरे नाम फलां रख देना, आसिफ अली जरदारी को सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम फलां रख देना। ये सारे शानदार नाकामियों के बाद एक मरतबा फिर नई पन्नी में, नई पैकिंग में पेश खिदमत है नया चूरन, तो आवाम ये क्यों खरीदें? देखें नूरुल आरफीन साहब, आप बड़े अच्छी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आप अच्छे अल्फाज में तंज भी कर लेते हैं, मगर मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर आप मुआवजा करें पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह के वहाँ पर स्कूल्स बने हैं, जिस तरह की रोडें बनी हैं, जिस तरह के वहाँ पुल बने हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल्स बने हैं, जिस तरह के स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर उन्होंने कराची के हवाले से आप बात कर रहे थे कि कराची को उन्होंने पेरिस का नाम नहीं लिया, वो पेरिस तो बड़ा बदनाम हो चुका है, क्योंकि एक दफ़ा बहुत पहले कहा गया था किसी सिंध के एक शहर के लिए कि उसको पेरिस बना दिया जाएगा, लेकिन वो पेरिस तो क्या बना, वो भी आप और हम जानते हैं कि वो खंडरात, लड़काना बेचारा अभी तक खंडरात का एक ढेर है। तो कहने की बात यह है कि उसमें मैं समझता हूँ कि जो पैगाम है वो ये कि यकीनी तौर पर जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस तरह की तरक्याती काम, जिस तरह के मंसूबे पंजाब में बनाए गए हैं, तो उन्होंने यही बात रखी है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो यकीनी तौर पर कराची को, जो पंजाब के 25-30 शहर जो हैं तकरीबन, अब हम पल्ला हो चुके हैं, पहले हम सिर्फ लाहौर का नाम लिया करते थे, अब तो तकरीबन 25 शहर ऐसे हैं
जो गॉट योर पॉइंट सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ वाइंड अप करना है। आजिज धामरा साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरे हर हमले को अपने तौर पर शानदार तौर पर नाकाम बनाया। कौन जीता, कौन हारा, कौन दुरुस्त था, कौन गलत था, इसका फैसला आवाम पर छोड़ते हुए, अवामी अदालत पर छोड़ते हुए यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।